औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान नियाज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। आज मैं अपनी उस ख्वाहिश का इजहार करूँगा जो अरसा 40 साल से तकरीबन मेरे दिल में पल रही है, और इसी ख्वाहिश ने इस वसेब में बसने वाली अक्सरियती कौम सराइकियों की अक्सरियत के दिल में जगह बनाई हुई है, और वो लगातार कई दिहाइयों से इस ख्वाहिश की तकमील का ख्वाब देख रहे हैं। यानी मैं सराइकी सूबे की बात करूँगा और इस वसेब में बसने वाली अक्सरियती कौम सराइकियों के हकूक़ की बात करूँगा। सराइकी सूबे का नारा कोई आजकल का नहीं है, ये अरसा दराज से ये नारा लगाया जा रहा है, और बतौर कौम हमारा ये हक भी है कि अगर वो कौमें जिन्होंने अपनी ज़बान की, कल्चर की और कौम की शनाख्त के लिए सूबों के नाम अपने नाम पर रखवाए और अपने आप को मनवाया, तो इस माहौल में हमारा भी ये हक बनता है कि हम जो तादाद में इस वक्त पाकिस्तान की टोटल आबादी में सबसे ज़्यादा तादाद में हमारी कौम है, हमारा अपना कल्चर है, हमारे अपने रस्म व रिवाज हैं, हमारी अपनी ज़ुबान है, और अक्सरियत ही इस मुल्क की जो ज़ुबान है वो हमारी है। लेकिन शायद सूबा मांगने का मुतालबा इतना ज़ोर न पकड़ता या लोगों के दिलों की आवाज़ न बनता अगर पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले बाख्तियार लोग इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों से बराबरी का सलूक करते। मैं इस सिलसिले में दो छोटी छोटी मिसालें दूंगा, क्योंकि मिसालें तो लाखों दी जा सकती हैं, लेकिन इस मुख्तसर सी वीडियो में मुख्तसर बात करनी होती है ताकि लोगों को समझ आ जाए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारे इलाके का एक होनहार नौजवान है, फूड इंस्पेक्टर की सीटें खाली थी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उसने इम्तिहान दिया और 28 सीटें थी अगर मैं भूल नहीं रहा उस साल, और उसका नंबर चौथा था, मेरिट लिस्ट में उसका नंबर चौथा था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब वो एक छोटा सा मुलाजिम है किसी सरकारी महकमे में, ये ना हो कि उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएँ। जो जीवन होवन साढ़े अपर पंजाब के तख्त लाहौर बाहन वाले एडे सड़ोल हैं, जो कोई मौका उन्होंने हथे आंदा वजे वो सारे इलाके दे नौजवानों को, सारे इलाके दे वसाइल को तबाह कराने भजते अगू आ वेंदे। तो वो नौजवान जब मेरिट लिस्ट में चौथे नंबर पर आया और सीटें 28 थी, तो यहाँ हमारी ही तहसील अहमदपुर शर्किया की तहसील की एक नामवर ख़ानदान के नौजवान से उसने एक ख़त लिखवाया और लाहौर में वो चला गया। वो सिफारशी ख़त लेकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा अरबों रुपए मालियत वाला एक होटल है 5 स्टार, उसके मालिक के पास वो ख़त उसके मालिक के नाम था उस होटल के। दूसरे दिन इंटरव्यू थे और उसने वो ख़त दिया उसके मालिक को, उसने वो पढ़ा, उसकी खिदमतदारी की अपने उस दोस्त की वजह से, और उसके बाद उसने कहा कि बेटे आपने तो आने में देर कर दी, वो जो 28 सीटें हैं उन पर अपॉइंट होने वाले लोगों के तो अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार हो चुके हैं, ये सिर्फ कल इंटरव्यू वाला ड्रामा ख़त्म हो जाए तो भर्ती तो हो चुकी है। तो उस नौजवान ने उनसे कहा कि जनाब मेरा तो मेरिट लिस्ट में चौथा नंबर है, सीटें 28 हैं, तो भर्ती कैसे हो गई? उसने कहा बेटे भर्ती हो गई है, तो अब तुमने अगर इंटरव्यू कल देना है वो हर हाल में दो ताकि तुम्हारा ये वहम दूर हो जाए कि भर्ती अभी नहीं हुई और तुम मेरिट में चौथे नंबर पर हो तो तुम ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगे। वो नौजवान ने मुझे बताया तफसीलन कि दूसरे दिन मैंने इंटरव्यू दिया और फिर वही हुआ जो वो होटल का मालिक कहता था, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद जब मैं उस होटल मालिक के पास गया और अभी मेरी गलतफहमी दूर नहीं हुई थी, तो फिर उसने मुझे अज़राह मोहब्बत कह लें
हमदर्दी कह लें या उसके अमीर दोस्त के ख़त का असर कह लें, तो उसने मुझे कहा कि बेटे अब फिर जब दोबारा इम्तिहान देना तो एक काम ज़रूर करना कि अपना डोमिसाइल सियालकोट, लाहौर या फैसलाबाद का बनवाना, ये ज़िला बहावलपुर का डोमिसाइल न बनवाना बेटे, इसको ख़त्म करवाओ। और डोमिसाइल जो है, ये जो 3 ज़िले, इन 3 ज़िलों का उसने नाम लिया, ये जो 3 ज़िले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन 3 ज़िलों में से किसी एक ज़िले का डोमिसाइल अपना बनवाना। तो वो नौजवान कहता है कि खैर मैं फिर भी पुरुमीद था कि चौथे नंबर पर मेरा नाम है, लेकिन हफ्तों गुजर गए, फिर ये हुआ कि वहाँ तैनातियाँ भी हो गई और मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। एक और वाक़या मैं आपको सुनाऊं कि हमारे इलाके के उस वक्त MNA थे नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब, तो कोटे की सीट उनको मिली FIA के महकमे में, और कोटे की सीटों के मुतल्लिक सब लोग जानते हैं कि सिर्फ नाम लिखा जाता है उम्मीदवार का और उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो वो सीट इस इलाके के एक इंतहाई होनहार नौजवान, यानी उसने सरकारी मुलाजमत की है और वो पूरे दफ्तर में शायद वाहिद वही नौजवान था जिसने सारी उम्र रिश्वत लेने से और देने से नफरत की। इंतहाई बाकिरदार नौजवान मेरे इसी शहर का है। तो वो उस ज़माने में बेरोज़गार था और नवाब साहब का इंतहाई करीबी वर्कर था और आला तालीम याफ्ता था। तो नवाब साहब ने वो कोटे की सीट में से एक अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया, उसका नाम पुर करके। तो उसने वो हाजिर होना था इस्लामाबाद में, फ़ाइल वहाँ जमा करानी थी अपनी अपॉइंटमेंट की। तो मैं उस नामवर सियासतदान का नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है, आज भी वो ज़िंदा है और जब वो तकरीरें करता है तो भाईचारे के मौजू पर, इंसाफ के मौजू पर ऐसी बातें करता है कि अल्लाह अकबर के ईमान ताज़ा हो जाता है। वो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त। तो वो नौजवान वो अपनी फ़ाइल लेकर उनके दफ्तर इस्लामाबाद गया। 3-4 घंटे बाहर उसको इंतज़ार में पहले बिठाया गया। खैर उनकी मसरूफियात होंगी। फिर उसके बाद जब उसको अंदर बुलवाया गया तो फ़ाइल देखकर उन्होंने जो तारीख़ी फ़िक्रा कहा वो मुझे नहीं भूलता वो फ़िक्रा। उन्होंने कहा तुहाडा की काम है उस ज़िले के मुंडियां दा, तुसीं इन्हां सीटां ते काम करो, जा मैं नवाब साहब नाल आपे गल कर लांगा, तो जा पुत्र जा, तेरा काम नहीं हैगा इस सीट ते। यानी वो कोटे वाली सीट पर भी रजामंद नहीं थे वो हमारे अपर पंजाब के भाई। इतनी नफरत, इतना तासुब किया जाता है इस इलाके के साथ। सरायकी सूबा मांगने वाले कोई फजूल में ये मुतालबा नहीं कर रहे, ये जानबूझकर या इस मुल्क में कोई तफरका डालने के लिए नहीं कर रहे। सिर्फ इसलिए सरायकी सूबा मांगा जा रहा है कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अलहदा हो, हमारा सूबा अलहदा हो, हमारे वसाइल अलहदा हो, हमारियाँ नौकरियाँ अलहदा हों, ताकि कम अज़ कम हमें इत्मीनान हो कि फिर हमारे नौजवानों को हमारा हक मिलेगा। वरना भाईचारे की बातें करके जो सलूक हमारे नौजवानों के साथ और इस वसेब के साथ किया जाता है वो बातें अब ढकी छुपी नहीं हैं। इसी तरह वसाइल के मामले में, इसी तरह ज़मीनों की अलाटमेंट के मामले में, यानी हम किस किस बात पर रोना रोएं। हमने बड़ा अरसा बेवकूफ़ों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया कि वो हर इलेक्शन में हमें यही लारा लगाती थी, लेकिन अफसोस कि उस जमात ने भी हमारे साथ धोखा किया, हमारे एतमाद को नुकसान पहुंचाया और उसके टिकट पर मुंतखब होने वाले मखदूमों ने, बड़े बड़े लोगों ने लूट मार तो जी भर कर की, लेकिन उन्होंने सरायकी सूबा बनाने या इस इलाके में बसने वाले अक्सरियती लोगों की वसाइल की तकसीम में इंसाफ से काम उन्होंने भी ना लिया। वो भी जब उनको इक़्तिदार मिल गया तो उन्होंने भी फिर वही हरकतें की जो अपर पंजाब में बैठे हुए, तख्त लाहौर में बैठे हुए बड़े बाख्तियार लोग हमारे साथ करते हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून, फिर उसके वादों पे हमने एतबार किया। 2013 में तो ऐसा ड्रामा खेला गया कि पंजाब असम्बली में अक्सरियत भी उन्हीं की थी, लेकिन पूरे टेन्योर में उन्होंने इस तरफ कोई बात ना की। लेकिन 2013 के इलेक्शन आते ही असम्बली में फ़ौरन 2 करारदादें पास करवाई गई अक्सरियत के साथ कि हम इक़्तिदार में आते ही सरायकी सूबा भी बनाएंगे और बावलपुर सूबा भी बनाएंगे। यानी एक नहीं 2-2 सूबों का वादा किया और ख़ुद ब खुद ये करारदाद पास करा के हमें लॉलीपॉप दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि इलेक्शन जिस शाम को अनाउंस हुए और अक्सरियत मिल गई तो उसी शाम को मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर शहबाज शरीफ ने ये तकरीर करते हुए, रिकॉर्ड की बात है
कहा कि हमने आज उनको दफन कर दिया, उनकी सियासत को, जो सूबों की बात करते हैं, जो पंजाब को तकसीम करने की बात करते हैं। अगर वसाइल ईमानदारी से बांटे जाते, अगर हमें भी अपने जैसा भाई समझकर हमारे बच्चों को भी वही उसी तरह नौकरियां दी जाती जिस तरह उनका हक था, और हमारे इलाके की ज़मीनों की तकसीम भी उसी तरह की जाती जिस तरह हमारे लोगों का हक था, तो शायद हम सरायकी सूबे का नारा ही ना लगाते, भावलपुर सूबे की बात ही ना करते। भावलपुर सूबे पे की बात भी काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो अगर वसाइल की तकसीम इंसाफ की बुनियाद पर होती तो शायद ये सूबे के नारे ही न लगते। लेकिन इन दोनों जमातों ने और मुस्लिम लीग ने उनके मुतल्लिक तो मैं बरमला कह सकता हूँ कि ये इंतहाई मुतअस्सिब है इस मामले में, हमारे सूबों के मामले में। सिर्फ हमें वो लारे लगाते हैं, वरना इस सिलसिले में उनका 1% भी इस तरफ ध्यान नहीं है कि इस इलाके के वसाइल को इन्हीं इलाके के लोगों पर खर्च किया जाए या उनको उनके हकूक दिए जाए। अब आ गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बिला शक व शुबा इस वक्त पाकिस्तान के आबादी की अक्सरियती और गालिब आबादी का मुतफिक का एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। हमें इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इमरान खान इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, क्योंकि हमने पिछले 40 साल इन दो जमातों के फ्रॉड झेले हैं, इनके झूठ झेले हैं, इनकी ड्रामेबाजियाँ देखी हैं। तो हमें इमरान खान से बेहद उम्मीद है कि वो बरसरे इक़्तिदार आकर हमारा सूबा ज़रूर बनाएगा और सरायकी कौम की अक्सरियत और सरायकी वसेब में बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान ने तो इस झंझट से ही इस मुल्क को आज़ाद कर दिया है। उसने पूरे मुल्क को एक कौम बनाकर रख दिया है। हालांकि उसको जो सज़ाएं मिल रही हैं, उसके साथ जो बुरा सलूक किया जा रहा है, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि उसका ताल्लुक सरायकी वसेब के एक गरीब और पसमानदा ज़िले से है और उसकी ज़बान सरायकी है, उसकी कौम सरायकी है। वरना मुमकिन है उसकी ज़बान और होती, उसका ज़िला कोई और होता, लाहौर या सियालकोट होता, तो उसके साथ ये सलूक न किया जाता। तो अपर पंजाब में और तख्त लाहौर पर हुक्मरानी करने वाले लोग कहाँ बर्दाश्त करते हैं कि इन इलाकों से कोई ऐसा लीडर निकल आए जिसको पूरा पाकिस्तान अपना लीडर मान ले, और लीडर भी वो जो पूरी कौम की बात करता है, बावजूद इसके कि सरायकी वसेब में बसने वाले हम जो सरायकी तंजीमों से वाबस्ता हैं और सरायकी सूबे का नारा लगाते हैं। हमने बारहा उसे मुतालबा भी किया और उससे उम्मीद भी थी, यकीन भी था कि वो भी सरायकी का नारा लगाएगा, लेकिन उसने बजाय इसके आपको एक सूबे तक महदूद रखता या एक कौम तक महदूद रखता, उसने पूरे मुल्क को मुत्तहिद किया। हम इमरान खान से अपील करते हैं कि हमारा सूबा अलहदा बनाया जाए, ये हमारा हक है। और इस वसेब में बसने वाले अब तमाम लोग, चाहे वो कोई ज़बान बोलते हैं, उन सबको अब ये शिद्दत से एहसास हो गया है कि उनकी बका और उनके मसाइल का हल इसी में है कि इस इलाके का अलहदा सूबा बने। और हम यकीन रखते हैं कि इमरान खान ही आकर इस वादे को जो हम उससे लेना चाहते हैं पूरा करेगा और इस मुल्क के वसाइल की वंड इंसाफ से करेगा। और जो लोग मसाइल के मारे हुए हैं, गुर्बत और परेशानियों का शिकार हैं, नाइंसाफ़ियों का शिकार हैं, उनके साथ इंसाफ करेगा और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। अल्लाह सोना तक सलामत रखे, अल्लाह सोना तक सलामत रखे।